नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उमाशंकर सिंह। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से जुड़ी खबरों को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं सीधे तुर्की से। इस भूकंप को 7 दिन बीत चुके हैं। राहत और बचाव का काम अब धीमा पड़ चुका है, क्योंकि मलबे में से इतने दिनों के बाद किसी के जिंदा बच निकलने की संभावना अब कम से कमतर हो गई है। हालांकि मलबों को हटाने का काम जो है वो चल रहा है, लेकिन अब ज्यादा जोर इस बात पर है कि जिनके घर टूट गए हैं और जिनके पास कुछ भी नहीं बचा, उनको कैंप्स में रखा जाए, उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। इसलिए इस तरह के कैंप्स जगह जगह बनाए गए हैं, जहां हर कैंप में हजारों की तादाद में भूकंप पीड़ित रह रहे हैं। ये कैंप जो है वो सरकारी कैंप है और यहाँ फिर भी मूलभूत जरूरत की चीजें मुहैया कराई जा रही हैं, जैसे कि हीटिंग सिस्टम, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड है, खाने पीने की चीजें। लेकिन जिनको इन कैंप्स में जगह नहीं मिली है, उनके लिए जिंदगी ज्यादा दुरूह हो चली है। उन्होंने बेडशीट, तिरपाल, पॉलिथीन, इन चीजों को मिलाकर अपना एक आशियाना बनाया है, लेकिन उनके पास खाने की दिक्कत है, हीटिंग व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी किसी तरह वो गुजर बसर करने को मजबूर हैं। देखिए ये रिपोर्ट। सीरिया और तुर्की में आए भूकंप ने लाखों लोगों को बेघर बार कर दिया और यही वजह है कि लाखों लोग ऐसी जगहों पर रहने को मजबूर हैं जहां मूलभूत जरूरत की चीजें भी उनको मयस्सर नहीं। अब देखिए ये जो कैंप है, ये कैंप किस तरह से चादर, पर्दों और गद्दों को रख के बनाया गया है। दिन में तो खिली धूप होती है, थोड़ी सी गर्माहट होती है और ऐसे में परिवार जो है यूं बाहर धूप सेक कर अपना जो वक्त है वो निकाल लेता है। लेकिन रात में इनके लिए ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि ये जो टेंट है वो इस तरह का टेंट नहीं है जिसमें कि अंदर हीटिंग की व्यवस्था हो और उसमें जो लोग हैं वो रात बिता सकें। हालांकि इन्होंने जो परंपरागत तरीके के जो जिसको कि बुखारी बोलते हैं वो उन्होंने लगाया है, लेकिन इनकी दिक्कत उससे कम नहीं होती। और सबसे बड़ी बात है कि जो जलावन या जो ईंधन चाहिए होता है वो इनको मयस्सर नहीं है। तो इस तरह से फुटपाथ पे ये ज़िंदगी चल रही है और क्योंकि बहुत बड़ी तादाद है ऐसे भूकंप पीड़ितों की, तो सबके लिए व्यवस्था हो पाना मुमकिन नहीं है। सरकारी तौर पर सरकार ने अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर की है, हज़ारों लोगों को टेंट में रखा हुआ है, लेकिन जिनके घर जो हैं वो टूटे हैं, कई लोग तो अपने घर के मलबे के पास ही अपना आसरा, अपना ठिकाना उन्होंने बना लिया है, क्योंकि घर से उनको इतना प्यार, हर किसी को घर से प्यार होता है और वो घर से इतना लगाव महसूस करते हैं कि दूर जाना उनको मुनासिब नहीं लगता। और इसलिए कई लोग तो अपने टूटे हुए घर के पास ही इस तरह से जो एक कैंप है, एक जो टेंट है वो लगाकर रह रहे हैं और उनको उम्मीद है कि जल्द ही उनकी ज़िंदगी जो है पटरी पर लौटेगी, सरकार की मदद से और स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से। स्टेडियम, खुले मैदान या फिर पार्क में कैंप तो लगाए ही गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि तमाम जो भूकंप पीड़ित हैं उनको वहां शेल्टर मिल ही जाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं और बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो इस तरीके से अपना टेंट लगाकर रह रहे हैं फुटपाथ पर, और इनके लिए ज़िंदगी और ज़्यादा दुरूह है, क्योंकि इनके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं है जिसमें कि खासतौर पे हीटिंग इक्विपमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है रात को, और ऐसे में सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक हीटिंग इक्विपमेंट हो। तो जहाँ सरकार मदद पहुँचा पा रही है वहाँ पर उस तरह के इक्विपमेंट देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इस तरह के कैंप में इसकी कमी है और इनको दरकार है कि इन्हें भी मूलभूत ज़रूरत की जो चीज़ यहाँ पर है वो मिले। इस तरह के कैंप में जो जीवन है वो पूरी तरह से मदद पे आश्रित है, और क्योंकि सरकारी व्यवस्था यहाँ पे नहीं है, इसलिए अगर कोई संस्था या कोई व्यक्ति यहाँ पे कोई मदद की सामग्री लेकर आता है तो काफ़ी यहाँ पर जो उस सामग्री के लिए काफ़ी लोगों में जद्दोजहद पैदा हो जाती है। और इस तरह के कैंप में सबसे बड़ी बात यह है कि जो हीटिंग की व्यवस्था है वो तो नहीं है, लेकिन खाने पीने की चीज़ भी नहीं है। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो लोगों की ज़रूरत है वो उन संस्थाओं पे आधारित है जो यहाँ पर राहत और बचाव कार्य में लगी है और साथ में मदद की सामग्री भी पहुँचा रही है। ये 45 साल की महिला रूले इनका नाम है और ये 7 महीने की गर्भवती हैं। इनका घर टूट गया, कई परिजनों को इन्होंने खो दिया और अब यहाँ इस कैंप में रहने को मजबूर हैं, जिस कैंप में
मूलभूत ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि एक हीटिंग सिस्टम है ताकि रात में जो सब ज़ीरो टेम्परेचर है उससे थोड़ी राहत मिल सके, और खाने का कुछ सामान और थोड़ा बहुत जो गद्दा है और बाकी सारी चीज़ें। और ये अकेली नहीं है, इस कैंप में हज़ारों ऐसे लोग हैं जो इस तरह की स्थिति में जी रहे हैं क्योंकि उनके घर टूट गए हैं और उनके पास अब रहने को कोई आसरा नहीं है। और इसी वजह से अब यहाँ जो सरकार ने, तुर्की की सरकार ने जो ये कैंप बनाया है, इसमें उनको रहना पड़ रहा है। कितना लंबा रहना पड़ेगा ये अभी किसी को नहीं पता, क्योंकि डिवास्टेशन जो है बहुत ज़्यादा है। और पुनर्निर्माण या पुनर्वसन का जो काम है उसके लिए जब योजना बनेगी, जब उनके लिए घर बनेंगे, तब जाकर वो वहाँ पे रहेंगे। लेकिन चाहे वो बच्चे हों, छोटे बच्चे हों, नौजवान हो, बुज़ुर्ग हों, महिलाएं हों, तमाम जो लोग हैं वो इस कैंप में हैं। और बहुतों के जो काम हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। उनकी रोज़ी रोटी क्या होगी इस बात की भी अभी किसी को जानकारी नहीं, और शायद कोई अभी इस तरफ सोच भी नहीं रहा है, क्योंकि अभी तो सारा जो दारोमदार है और सारा जो फोकस है वो इस बात पर है कि कैसे जो लोग भूकंप पीड़ित हैं और जिनकी जान बच गई है वो आगे कैसे सर्वाइव करें और किस तरह की मदद उनको चाहिए, इस पर सारा फोकस है। तो ये यहाँ पे इस तरह से जो सैकड़ों टेंट हैं वो लगाए गए हैं, और जो बेसिक जो एक सुविधा है वो देने की कोशिश की गई है। अब देखिए इस बचपन को, कल को ये किसी घर में थे जहाँ पे भरा पूरा परिवार था, हर सुख सुविधा के साधन जो थे वो मौजूद थे, लेकिन अब ये यहाँ इस तरह के कैंप में रहने को मजबूर हैं, और कब तक रहेंगे ये पता नहीं। इस भूकंप की आपदा इतनी बड़ी है और पीड़ित इतने ज़्यादा कि सबों को कैंप में जगह मिल पाए ये मुमकिन नहीं। लिहाजा हजारों लोगों ने अपनी कार को ही अपना आशियाना बना लिया है। इस भारी ठंड से बचने के लिए पूरा का पूरा परिवार कार में जाकर रात बिताता है। हालांकि कार में रात तो बीत जाती है, लेकिन खाने की सुविधा या रसोई की सुविधा और सुबह नित्य क्रिया की जो सुविधा है वो कार में नहीं होती। हालांकि मुश्किल के इस मौके पर आसपास के लोग मदद करते हैं। जिनके घर बचे हुए हैं उन्होंने अपने दरवाजे खोल दिए हैं, और जो कार में रह रहे हैं वो खाने के लिए या दूसरी जरूरत की चीज के लिए उन घरों के पास जाते हैं, उन घरों में जाते हैं और जाकर अपनी जरूरत पूरी करते हैं। लेकिन ये कितना लंबा वक्त चल पाएगा इस तरह से, ये सवाल सबके जहन में है। कहने को तो महज ये एक कार है, लेकिन तुर्की में हजारों भूकंप पीड़ितों के लिए अब ये घर बार है। जिस तरह से लाखों लोगों के घर टूट गए हैं, तबाह हो गए हैं, उनकी बिल्डिंग्स ध्वस्त हो गई हैं, तो ऐसे में बहुत लोगों के सामने ये समस्या है, ये चुनौती है कि रात कहाँ बिताएं, खासतौर पे ठंड की रात। और ठंड ऐसी कि देखिए आपको बर्फ की हल्की परत जो है वो कार पे जमी नजर आएगी। तो इस तरह के सब जीरो टेम्परेचर में एक बड़ी चुनौती रात बिताने की है, और इसलिए जिनके पास कार है वो अपना पूरा जो गृहस्थी का सामान जो निकाल पाए घर से, या फिर मदद के तौर पे जहाँ कहीं से भी उनको मिला है, कंबल, बिस्तर, ये सब कुछ अपनी जो है इस कार में लेकर चल रहे हैं। इसी कार में कई सदस्य जो हैं वो सोते भी हैं, छोटे बच्चे जो हैं वो सोते हैं, और बारी बारी से सोते हैं, क्योंकि ये कार पूरी तरह से पूरे परिवार के लिए काफ़ी नहीं है। लेकिन फिर भी ये खुशकिस्मत है क्योंकि इनके पास एक बड़ी कार है जिसमें ये अपनी रात बिता पा रहे हैं। लाखों लोग इतने खुशनसीब भी नहीं जिनके पास इस तरह की कार हो। लेकिन ये एक त्रासदी दिखाती है कि आखिरकार किस तरीके से इस भूकंप ने, जो कि बीते सोमवार को आया, उसने हजारों परिवार को और लाखों परिवार को जो है सड़क पे ला दिया है। करोड़ों लोग जो हैं इससे प्रभावित हुए हैं। हजारों लोगों की जो जान है वो गई है। 28,000 से ज़्यादा जो तादाद है मृतकों की, अब वो बताई जा रही है तुर्की और सीरिया मिलाकर। तो ये जो एक रहने का जो एक संकट पैदा हुआ है उसको दूर करने की कोशिश फौरी तौर पे, और जाहिर है इनको इंतजार है कि सरकार इनको बिस्तर मुहैया कराए। बहुत सारे कैंप लगाए गए हैं जहाँ पे हजारों लोगों की रहने की व्यवस्था की गई है। बहुत सारे होटल्स में भी लोग जो हैं वो रह रहे हैं, जिनके पास पैसा है वो पे करके, और जिनको मदद के तौर पे वहाँ पे आसरा मिला है वो मदद के तौर पे, और बाकी जो लोग हैं वो या तो कैंप में हैं या फिर सड़क पर ही रहने को मजबूर हैं। तो ये एक त्रासदपूर्ण स्थिति तुर्की की इस भूकंप के बाद। और ये जो कार है ऐसी किसी जगह पे पार्क वो करते हैं जहाँ पे जगह हो और जहाँ पे वो सुरक्षित इलाका हो। हालांकि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये गाजियान्टेप कैसल है जो कि खुद इस भूकंप में ध्वस्त हुआ है। इसकी जो दीवारें हैं वो ढह गई हैं, बुर्ज को नुकसान पहुँचा है, लेकिन यहाँ पे पार्किंग स्पेस इस तरह का है कि ये सुरक्षित इलाका माना जाए, और यहाँ पे कार लगाकर ये जो परिवार है पूरा का पूरा इस कार में रात बिताता है। और जो नेचुरल कॉल या जो
उनको फ्रेश होने की जो ज़रूरत है उसके लिए वो आसपास के घरों में जाते हैं या फिर होटल में जाते हैं। और क्योंकि एक मुश्किल की स्थिति है, हर कोई एक दूसरे को मदद करने के लिए तैयार है, तो इस तरह से यहाँ पे जीवन जो है वो चल रहा है। पूरा का पूरा परिवार जो है वो कार में रह रहा है। अब यही उनके लिए घर बार है। तुर्की से उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया। आपदा की इस घड़ी में तुर्की और सीरिया को मदद की भारी दरकार है और वो दुनिया के तमाम देशों की तरफ उम्मीद की निगाह से देख रहा है। कई देशों ने मदद की खेप भेजी भी है। भारत उनमें से एक है जिसने सबसे पहले मदद की खेप भेजी। वो तुर्की और सीरिया में मदद की कई खेप भेज चुका है, आगे और भी भेजेगा। तुर्की में भारतीय सेना के डॉक्टरों ने जो फील्ड हॉस्पिटल लगाया है उसमें हर दिन सैकड़ों की तादाद में मरीज आकर अपना इलाज करा रहे हैं। और ये मरीज सिर्फ भूकंप पीड़ित ही नहीं हैं, बल्कि वे मरीज भी हैं जो रेगुलरली किसी हॉस्पिटल में जाते थे, लेकिन वो हॉस्पिटल भूकंप की जद में आकर टूट चुका है और ऐसे में उनके पास इलाज का कोई जरिया नहीं और वो भारतीय सेना के फील्ड हॉस्पिटल में आकर अपना इलाज करा रहे हैं। इलाज करने वाले भारतीय डॉक्टरों की जो कि 13 की तादाद में है, उनमें से कुछ से मैंने बात की, सुनिए। भारतीय सेना की तरफ से जो ये फील्ड हॉस्पिटल लगाया गया है उसमें 13 डॉक्टर जो हैं वो दिन रात यहाँ मरीजों की सेवा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ डॉक्टर हैं बात करने के लिए। किस तरह के मरीज यहाँ पे आ रहे हैं और किस तरह से आप उनको इलाज दे रहे हैं? अभी यहाँ पर मोस्टली अपने जो भी क्रस्ट फ्रैक्चर्स और लिम्ब इंजरीज लेके मरीज आ रहे हैं। उसके अलावा क्योंकि यहाँ पर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं मोस्टली बंद हुए हैं, जो भी नॉर्मल डिजीजेज हैं, क्रॉनिक डिजीजेज, अच्छा, तो वो भी पेशेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं। जी, लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती होगी, मरीज यहाँ पे अपनी बात कहते हैं, कैसे उसको दूर? यहाँ पे काफ़ी वॉलेंटियर्स आए हुए हैं जो कि ट्रांसलेटर का काम कर रहे हैं और कुछ मेडिकल कॉलेजेस के इंटर्न्स हैं जो यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं और इंटरप्रेटर का भी काम कर रहे हैं। जी, आप कहाँ से हैं और यहाँ आप किस तरह के मरीज को देख रहे हैं? मैं लेफ्टिनेंट कर्नल आनंद सिंह, मैं पीस हॉस्पिटल दिल्ली कैंप से पोस्टेड हूँ। मैं क्रिटिकल केयर और एनेस्थीसिया का कवर यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे जो पेशेंट्स हैं जो मैंने देखे हैं, जिनको कवर प्रोवाइड किया, जो मलबे से दबे हुए लोग आए हैं, फिर ट्रॉमा के लोग आए हैं जिनको इमीडिएट रिससिटेशन की ज़रूरत है, उनको रिससिटेट करके उनको सर्जरी के लिए लेके जाना, वो सर्जरी को स्टेबलाइज करना और ज़रूरत पड़ने पे आगे उनको फॉरवर्ड करना। इसके अलावा अगर किसी को उसके साथ में एसोसिएटेड इन्फेक्शन है, सेप्सिस है, जो कि कंट्रोल में नहीं आ रहा है, उसको कंट्रोल करना है, उसको मैनेज करना, दिस इज माय प्राइमरी ड्यूटी। इसके अलावा जो मेडिकल केसेस हम एडिशनल देख रहे हैं, COPD, हार्ट अटैक, इस तरह के केसेस भी हैं जो काफ़ी देखे गए हैं। जी, तो क्या यहाँ पर आप लोगों का अनुभव रहा है अब तक 3-4 दिन आप ढूंढे हुए गए और कितना लंबा रहना है अभी? यहाँ पे पेशेंट तो काफ़ी ज़्यादा पेन में है, बट हमारा अनुभव यही रहा है कि यहाँ पे लोगों का बिल पास जो है बहुत अच्छा है और उनमें काफ़ी हिम्मत है और अच्छे से इन परिस्थितियों का सामना कर पा रहे हैं। और यहाँ पे रहने का अभी तक हमें क्लियर नहीं है, काफ़ी लंबा भी यहाँ पे रहना पड़ सकता। आप कहाँ से हैं और आपका अनुभव क्या है यहाँ पे मरीजों को देखने का? मैं मेजर सत्यनारायण हूँ, मैं 60 फील्ड हॉस्पिटल मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ। तो मेरा अनुभव ये रहा है कि जो भी मरीज मलबे में दबे हुए हैं उनमें फेशियल इंजरी भी जी, साथ ही में उनको अगर कहीं और का फ्रैक्चर है तो मैं अगर उनके फेस में कोई फ्रैक्चर है, कोई इंजरी है तो उसे ठीक करता हूँ। साथ ही कोई इन्फेक्शन है दांतों में जो कि इलाज नहीं हो पा रहा है, उसकी भी काफ़ी। तो एक महिला डॉक्टर भी यहाँ पर हैं। आपका नाम क्या है और आप किस तरह के मरीजों को यहाँ देखते हैं या जनरल हर तरह के मरीज? यहाँ पे हर तरह की मरीज ही देखते हैं। मेरा नाम मेजर बीना तिवारी है और बाकी यहाँ पे हर तरीके के मरीज, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेडीज़ के हैं। और भीड़ में लोग आते हैं तो हम ऐसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। कोई सीरियस पेशेंट होते हैं तो सब मेल फीमेल सारे डॉक्टर्स उनको अच्छे से देखते हैं। शुक्रिया। तो भारत की तरफ से इस मदद पे यहाँ के जो ट्रांसलेटर हैं उनका कुछ कहना है। व्हाट डू यू वांट टू से? I want to say thank you. I am so thankful to Indian team, medical team, because they help us so much. They are so kind, and I appreciate for it. And they brought here almost everything, such as X-ray machine and orthopedic doctor, dentist doctor, and I'm really, as the Turkish people, we are so thankful to the team, and we love the team, and they are doing their job excellently. थैंक यू, We appreciate it. थैंक यू। तो ये तुर्की की तरफ से शुक्रिया है भारतीय सेना के लिए, भारत के लिए और भारत के लोगों के लिए। सिकंदरून से उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया। भूकंप पीड़ितों को मिल रही हर मदद काफी अहम है और इसलिए भारतीय सेना के जो डॉक्टर्स यहाँ पर
तुर्की में मरीजों की सेवा कर रहे हैं। इसके लिए तुर्की के लोग भारतीय सेना और भारत का शुक्रिया कह रहे हैं। भारतीय सेना के डॉक्टर्स के पास एक ऐसा मरीज भी आया जो भूकंप के बाद इमारत के मलबे में दब गया था। उसका एक पैर पूरी तरह से खराब हो चुका था। उसे काटे बगैर उसका जीवन बचाया नहीं जा सकता था। भारतीय सेना के डॉक्टर ने उसका इलाज किया, उसके पैर को काटा और उसका जीवन बचाया। अब वो डिस्चार्ज होकर जा चुका है। इसके अंदरून के भारतीय सेना के फील्ड हॉस्पिटल में एक ऐसा भी मरीज आया जो भूकंप में दबा हुआ था और जब वो यहाँ आया तो उसके एक पैर की हालत ये थी और उसके बाद इस हालत में यहाँ पे उनका इलाज जो है वो शुरू हुआ। क्या इलाज दिया गया और अब वो मरीज किस तरह से डिस्चार्ज होकर गए? ये मरीज़ हमारे 40 इयर्स का है। हमारे पास 84 आवर्स के बाद मलबे में से दबा हुआ निकाल के लाए थे। बिल्कुल जान नहीं बची थी उसमें, डिहाइड्रेटेड था, अनस्टेबल था। हमने 2 घंटे की मेहनत के बाद उसको स्टेबलाइज़ किया। स्टेबल करने के बाद उसको देखा तो उसका पैर एक काला पड़ चुका था। हमने उसको इमीडिएटली सर्जरी के लिए शिफ्ट किया। करीब 3.5 घंटे सर्जरी चली। उसका एक पैर घुटने से नीचे काटना पड़ा। पेशेंट स्टेबल था, स्टेबल रहा आगे भी पूरी तरह से। आज हमने उसको फाइनली जब वो पूरा स्टेबल हो गया है तब दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया है। अच्छा, और जब वो गए तो उनके जो पैर की जो हालत थी वो इस तरह से था। दुख की बात यह है कि उनके पैर को काटना पड़ा, लेकिन जीवन बचाने के लिए ज़रूरी था और इस काम को अंजाम दिया, इस इलाज को अंजाम दिया भारतीय सेना के डॉक्टर ने। तो ये इस तरह की एक छोटी छोटी जो कहानियाँ हैं जो कि मानवीय संवेदना की कहानी है, जो मदद की कहानी है और इसलिए इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन दोस्त का नाम दिया गया है, जहाँ पे भारतीय सेना के जो पूरे जवान हैं, एनडीआरएफ की जो टीम है, वो सब मिलकर तुर्की की मदद की कोशिश कर रहे हैं, चाहे हॉस्पिटल के तौर पे हो, चाहे राहत बचाव के तौर पे किया गया काम हो, या फिर खाने के तौर पे जो मदद है या दवा के तौर पे जो मदद यहाँ पे दी जा रही है। हर एक मदद यहाँ पे कीमती है, हर एक मदद यहाँ पे बहुमूल्य है। इसके अंदरून से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। इस भूकंप ने न सिर्फ बहुमंजिली और रिहायशी इमारतों को ही नुकसान पहुंचाया है, उसे ध्वस्त किया है, बल्कि ऐतिहासिक धरोहरों को भी तबाह किया है। गाजियान्तेप का किला जो है वो काफी ऐतिहासिक है और इस भूकंप की मार से वो भी बचा नहीं रहा। इसकी दीवार ढह गई है, इसके बुर्ज को नुकसान पहुंचा है और ये रोमन काल का जो किला है वो अब कुछ इस तरह का दिखता है जो आप इस रिपोर्ट में देखेंगे। बीते सोमवार को तुर्की में जो 7.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया, उसने न सिर्फ नए निर्माण को ध्वस्त किया, बल्कि जो ऐतिहासिक इमारत है, जो ऐतिहासिक यहाँ पर ठिकाने हैं, उसको भी नुकसान पहुँचाया है। हमारे ठीक पीछे जो है वो गाजियान्तेप कैसल है और ये कैसल जो है बहुत ही ऐतिहासिक है। इसके बारे में कहा गया है कि ये रोमन एरा में बनाया गया था। एक नेचुरल रॉक पे बना हुआ ये किला है और इस किले का इस्तेमाल दरअसल एक वॉच टावर के तौर पे होता था, आक्रमणकारियों का पता लगाने या उनको देखने के लिए, उन पर निगरानी रखने के लिए। और ये 2000 साल पुराना है और इस कैसल को नुकसान पहुंचा है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। इसकी जो दीवार है वो गिरी है और जो इसके बुर्ज हैं उसको भी खासा नुकसान पहुंचा है। कई बुर्ज जो हैं वो ढह गए हैं। यहाँ अगर हम दिखा पाएँ, हमारी सहयोगी तनुश्री पांडे अगर आपको दिखा पाएँ कि ये जो आयरन रेलिंग है उसको भी नुकसान पहुंचा है और इस तरीके से इस कैसल को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। काफ़ी इसको धरोहर के तौर पे संवार कर रखा गया, सहयोग कर रखा गया, लेकिन अब जो है इस भूकंप ने इसको भी नुकसान पहुंचाया है। इसके आगे एक मॉस्क है, ऐतिहासिक मॉस्क है, उसको भी नुकसान पहुंचा है। तो कुल मिलाकर जो भूकंप तुर्की में आया उसने जान माल का जो नुकसान तो किया ही है और उसके साथ साथ यहाँ पे ऐतिहासिक जो इमारतें हैं और ऐतिहासिक जो यहाँ पे ठिकाने हैं उसको भी नुकसान पहुंचाया है। सहयोगी तनुश्री पांडे के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तुर्की और सीरिया में आए इस भूकंप में मरने वालों की तादाद 28,000 को पार कर चुकी है और इसके और ज्यादा बढ़ने की आशंका है। यूएन का अनुमान है कि आंकड़ा दोगुना हो सकता है, यानी 50,000 को भी क्रॉस कर सकता है। सीरिया में खासतौर पर जहां पे मलबे को हटाने का काम ठीक से हुआ नहीं है, भारी मशीनरी वहां पर नहीं है और बाहरी मदद वहां पर पहुंची नहीं है, ऐसे में वहां तादाद और ज्यादा बढ़ सकती है। इसी तरीके से तुर्की में बहुत बड़े इलाके में मलबे को हटाने का काम अभी चल ही रहा है और इसके नीचे और शवों के दबे होने की आशंका है। मरने वालों की तादाद
इस आपदा की भयावहता को तो बताती ही है, खासतौर पे जो लाखों लोग या यूं कहें कि करोड़ों लोग इससे प्रभावित हुए हैं, उनके सामने अब आगे की जिंदगी जीने की चुनौती है। बेशक वो कैंप्स में रह रहे हैं, लेकिन ये तो फौरी व्यवस्था है। बच्चे यहाँ बेशक खेल रहे हैं, लेकिन कल को इनको स्कूल की जरूरत होगी। अब देखना है कि इस आपदा ने जो इस मुल्क को दशकों पीछे धकेल दिया है, कैसे ये मुल्क इससे पार पाता है और अपनी सामान्य जिंदगी की तरफ लौटता है। हालांकि इसमें भी सालों लग जाएंगे। तो तुर्की और सीरिया के भूकंप से जुड़े कुछ पहलुओं को लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए। हम और रिपोर्ट्स आपके सामने लेकर आएंगे ग्राउंड जीरो से। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।